बातें कुछ मन की, कुछ आपकी, कुछ हमारी। बातें सिर्फ मन की, क्योंकि 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे है और तब तक हम सिर्फ मन की बीमारियों के बारे में बातें करेंगे। मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, एमडी मेडटॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूं डॉक्टर रेशमा हेंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। स्वागत है आप सबका हमारे इस शो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंजाइटी, जिससे हम सब वाकिफ हैं। ये संस्कृत श्लोक बहुत अच्छे से ये दर्शाता है। चिंतयाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रम विशिष्यते, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवनम। चिता और चिंता में बस एक ही फर्क है, दो अलग अलग शब्द हैं पर एक बिंदु का खाली फर्क है। पर चिता तो निर्जीव शरीर को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को ही जलाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंता सभी का यही नतीजा है। ये हमें जीते जी जलाते हैं और हमारी वेलनेस को अफेक्ट करते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंता एक ही मतलब है तीनों शब्द का, और ये इंटरचेंजेबल है। क्या ये सही है डॉक्टर रेशमा? तो आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में अपनी बात रखी। चिंता होती है वरी। हम कहते हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हो, व्हाई डू यू वरी। तो आम बोलचाल में चिंता को घबराहट या स्ट्रेस या परेशानी के मायने में ले लेते हैं सभी। मगर चिंता और घबराहट दोनों ही स्ट्रेस के लक्षण हैं। हमने पहले ही प्रोग्राम स्ट्रेस से आजादी में बताया था कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव आते हैं उन्हीं से एडजस्ट करने का नाम स्ट्रेस है। अगर हम स्ट्रेस मैनेज नहीं करते तो उसके बुरे असर तीनों जगह दिखते हैं, हमारी बॉडी पर, हमारी माइंड और रिलेशनशिप्स पर। बताया था, भूख कम, नींद ठीक नहीं आती, छाती में जलन, खट्टी डकारें, हाजमा गड़बड़, फिर रिश्तों में खटास आ जाती है। मगर सबसे बुरे असर दिखते हैं मन पर। मन क्या करता है? मन सोचता है और मन फील करता है। तो स्ट्रेस से हमारी सोच हो जाती है नेगेटिव, फोकस कर नहीं पाते। और चिंता यानी एक ही बात को बार बार सोचना मगर उस परेशानी का सोल्यूशन न निकालना। दूसरा मन का असर जो मैंने जैसे बताया हमारे इमोशंस पर होता है। घबराहट एक इमोशन है, बेचैनी, उदासी और तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। तो आपने देखा कि चिंता और घबराहट स्ट्रेस के असर हैं। और ये सब डिटेल में मैं क्यों बता रही हूं, इसीलिए कि इस स्लाइड में देखते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी का रिश्ता क्या है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट ऑरेंज जहां हुई, आपको फटीग या एग्जॉशन महसूस हुआ, तो आपने ऑरेंज होते ही रुकने की तैयारी करनी है, लाल बत्ती यानी स्टॉप। तो अगर आपने अपना स्ट्रेस मैनेज कर लिया तो एंजाइटी कम होगी ही, और स्ट्रेस प्रिवेंशन हो जाएगा और एंजाइटी भी प्रिवेंट हो जाएगी। तो हम सबको घबराहट होती है। घर पर मेड ना आए, ऑफिस में डेडलाइन मिस हो जाए, स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले, शादी के लिए हाँ बोलने से पहले, बच्चों के इश्यूज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब ये मानते हैं कि एंजाइटी तो लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है और इससे कोई बीमारी नहीं होती। पर सच तो ये है कि एंजाइटी सबसे कॉमन कारण है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का। अगर हम आंकड़े देखें तो 1 in 5 इंडियंस को एंजाइटी की डिसऑर्डर होता है। ग्लोबली 1 in 13 पीपल सफर फ्रॉम एंजाइटी। अमेरिका में भी 1 in 5 अमेरिकन अडल्ट में एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं किसी भी एक साल में। एंड विमेन आर ट्वाइस एज लाइकली टू सफर एंजाइटी एज मेन, मतलब औरतों में 2 गुना ज्यादा होता है आदमियों से। और कोविड ने तो ये सब आंकड़ों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कोविड ने हम सबकी जिंदगी में इतने बदलाव ला दिए हैं कि स्ट्रेस मैनेज करना सबके लिए मुश्किल हो गया है। और इतनी अनसर्टेनिटी का माहौल है कि एंजाइटी हम सबको डस रही है। मुश्किल ये है कि हर इंसान एंजाइटी को जिंदगी की हकीकत मान के छोड़ देता है कि ये सबके साथ होता है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, टाइम से सब ठीक हो जाएगा। यही वजह है कि सबसे कॉमन बीमारी होने के बावजूद इग्नोरेंस या जानकारी न होने से एक तो एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं हो पाते, और फिर इनका इलाज इसीलिए नहीं होता कि लोग मदद मांगने के लिए जाते ही नहीं। तो नतीजा क्या होता है? अगर आप किसी बहुत ही खराब सी बस में बैठी हैं जो टूटी फूटी सड़क पर चल रही हो और रास्ते भर सिर्फ झटके ही झटके लगे, तो अक्सर सुनते हैं ना कि अस्थि पंजर ढीले हो गए। तो उसी तरह एंजाइटी आपका पूरा स्केलेटन तक झंझोड़ देती है, सर से पांव तक हिला देती है, हर ऑर्गन पर बुरे असर, मगर सीधा असर दिल पर। और कुछ लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सुइसाइड तक एंजाइटी डिसऑर्डर्स में देखा जाता है। और सबसे दुख की बात ये कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स कम उम्र में शुरू होते हैं, और उस वजह से बच्चों और टीनेजर्स की जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो है ना वो बर्बाद हो जाता है। तो आइए कुछ एवरीडे लाइफ की सिचुएशन से समझते हैं
एंजाइटी क्या है। कुछ आप बीती भी है, जो जानते हैं मुझे वो समझ जाएंगे मैं कहाँ अपने बारे में बात कर रही हूँ। अपनी बेटी की शादी के 1 साल पहले तक मैं बहुत ही एंशियस थी। बहुत सारा काम और ज़िम्मेदारी थी। सारे अरेंजमेंट्स देखना, गेस्ट लिस्ट, क्लोथ्स, ज्वेलरी, कार्ड्स, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मेरी स्लीप डिस्टर्ब थी। मैं बहुत हाई स्ट्रंग और इम्पेशेंट हो गई थी और गुस्सा भी बहुत आने लगा था। उसी साल मैंने बहुत सारे और काम किए। अपना नया घर बनाया, उसको घर को शिफ्ट किया, पुराना घर बेचा। उफ! बहुत सारे बड़े-बड़े काम मैंने उस साल में किए, पर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब सोचती हूँ पता नहीं कैसे मैनेज किया विदाउट ब्रेकिंग डाउन। तो डॉक्टर रेशमा, जो स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस करते हैं लाइफ की सिचुएशंस में, कैसे जाने कि वो उस सिचुएशन के लिए नॉर्मल रिएक्शन है या अबनॉर्मल रिएक्शन है? जैसा मैंने पहले बताया था, आप खुद ही देख लीजिए। आपने अपना स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो सब ठीक हो गया। मगर जितने लक्षण आपने बताए, बेचैनी, घबराहट, थकावट, चिंता, चिड़चिड़ापन, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब एक एंजाइटी डिसऑर्डर में भी देखे जाते हैं, जिसका नाम है जीएडी, यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जीएडी की स्लाइड में देखते हैं कि इन 6 सिम्पटम्स में से बड़ों में कोई भी 3 और बच्चों में सिर्फ 1 भी हो तो बीमारी मानते हैं। बदकिस्मती से ये लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बीसीओ टेस्ट करवाते हैं, निकलता कुछ नहीं। डॉक्टर बदलते रहते हैं, पैसा और वक्त बर्बाद, सेहत खराबी रहती है। अब ये सुनकर बहुत से लोगों को लगेगा तो ये तो रोज होता है मेरे साथ। वाकई बहुत कॉमन है, क्योंकि ये जीएडी की जो चिंताएं हैं ना, ये भी छोटी छोटी बातों को लेकर होती है। नौकरी की जिम्मेवारी हुई अपनी, या बच्चों की सेहत को लेकर। तो इसीलिए आपका जो नॉर्मल और अबनॉर्मल वाला सवाल है ना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए भी तो आपके पास कोई फॉर्मूला ज़रूर होगा डॉक्टर रेशमा। एक नहीं, 2 फॉर्मूला हैं। तो पहला फॉर्मूला है, नॉर्मल और प्रॉब्लम एंजाइटी में कैसे फर्क करें, तो देखते हैं ये 2P की स्लाइड में। P फॉर प्रॉब्लम एंजाइटी। थोड़ी ज्यादा चीजें इसमें नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा ध्यान देने की इस बात पे जरूरत है कि एक जो P है, जो फर्स्ट P है, परसिस्टेंट ओवर टाइम। यानी कि आप देख रहे हैं कि करीब करीब सभी एंजाइटी डिसऑर्डर्स या तो 1 महीना की ड्यूरेशन है या 6 महीने की ड्यूरेशन है। क्योंकि हमारे पास कोई टेस्ट नहीं होता ना मेंटल इलनेस का, इसीलिए परसिस्टेंस या ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर परसिस्ट करे तो प्रॉब्लम एंजाइटी है। और दूसरा पी देखते हैं कि प्रॉब्लम एंजाइटी परवेजिव होती है, यानी वो शो कहां कहां करती है, 3 जगह। तो अगर तीनों जगह सेम आप फील करते हैं तो प्रॉब्लम आप में हो सकती है। अगर घबराहट सिर्फ घर पर है और ऑफिस और सोशल लाइफ आपकी सही है, तो प्रॉब्लम घर, यानी उस एक जगह पर ढूंढिए। तो ये टी के 2P के फॉर्मूला से हमें पता लगता है कि एंजाइटी नॉर्मल है कि प्रॉब्लम। मगर ये प्रॉब्लम से डिजीज कब बनती है, उसके लिए ये 2D की स्लाइड देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला डी जो है ना, पर्सनल डिस्ट्रेस, हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जो कि आप में नहीं था। दूसरा डी जो है डिसफंक्शन का, वो फिर कहाँ शो करता है, सोसाइटी, होम या वर्क में, SHW। तो उन्हीं 3 जगहें जो है ना, वो भी आपके साथ नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं था डिस्फंक्शन। बहुत ही एनर्जेटिक फील करती थी और एम्पावर्ड फील करती थी कि मैं इतना कुछ कर सक रही हूँ। तो घूम फिर कर बात वहीं आ गई ना, कि स्ट्रेस अच्छे से आपने मैनेज किया, तो वो ग्रीन लाइट से रेड लाइट, याद रखिए कि आपकी रेड लाइट तक पहुंची नहीं। जिंदगी भी अच्छे से मैनेज हुई और आपकी जो वेलबींग है ना, उसका फायदा आपके इर्द गिर्द सबको मिलेगा। कुछ और एंजाइटी के बेसिक्स जो है ना, वो इस एक और स्लाइड में देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो है, ये ए फॉर एंजाइटी 3A। तो ये देखिए कि पहला ए जो है ना, वो अप्रोप्रिएट फॉर एज है। यानी छोटे बच्चों में और टीनेजर्स में तो बहुत सी सिचुएशंस हैं जिसमें एंजाइटी नॉर्मल होगी। आप दोस्तों को लेकर, शरीर में आ रहे बदलाव हैं, नए लोगों से मिलने पर, कभी पेरेंट्स से अलग होने पर, वही बड़ी उम्र में नॉर्मल नहीं मानी जाएगी। दूसरा मैं बताती हूँ, ए अप्रोप्रिएट फॉर सिचुएशन, और तीसरा ए आप देख रहे हैं अवॉइडेंस। तो सेकंड ए जो मैंने बताया, अप्रोप्रिएट फॉर सिचुएशन, तो जैसे आप ही की बात लेते हैं ना, कि बड़ों में भी अगर कोई आपकी चेंज आ रही थी आपकी जिंदगी में, आपने कहा नया घर बदला, शादी तय कर रहे थे, कभी कभी नया बॉस होता है, नौकरी आपकी बदलती है, कोई भी बड़ा लाइफ का चेंज हो, तो घबराहट हो सकती है। मगर उतनी होगी जो कोई भी आपकी सिचुएशन में होता तो उसे भी होती है ना। तो दूसरा ए ये हुआ। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ए, एंजाइटी अवॉइडेंस। क्या है कि एंजाइटी दुनिया का सबसे पेनफुल इमोशन है,
और अक्सर 3 जगह से एंजाइटी आती है। मैं ओस कहती हूँ उसको, ओ ऑब्जेक्ट या कोई चीज, ए एक्टिविटी या कोई काम, और एस सिचुएशन। तो हम सब वो चीजें अवॉइड करते हैं जहां हमें घबराहट होती है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा मंत्र है कि किसी भी चीज से, काम से या सिचुएशन से अगर आप भाग रहे हैं ना, तो देखिए कि वो आप में क्यों घबराहट पैदा कर रही है और इसी इश्यू को आप सॉल्व करिए। जब से कोविड ने हमारी जिंदगी को जकड़ लिया है, सब बहुत एंशियस हैं कि उन्हें कोविड ना हो जाए। और जब से मेरी मेड का टेस्ट पॉजिटिव हुआ 2 दिन पहले ही मुझे पता लगा, तो मैं बहुत डर गई हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा रहती थी कि मेरे को भी ना हो जाए कोविड। तो ये फियर और एंजाइटी में क्या फर्क है? तो इन दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि घबराहट और डर, वैसे तो दोनों में तकलीफ बहुत होती है, मगर ए एंजाइटी, ए एंटिसिपेशन। तो एक वेग सी फ्यूचर थ्रेट से होती है घबराहट। हमें ना एग्जैक्ट वजह नहीं पता होती, तो कुछ होने वाला है मगर क्या। जैसे कोविड एंजाइटी की आपने जैसे बात की ना कि कोविड में सबको भी एंजाइटी हो रही क्योंकि अनसर्टेनिटी है, मगर डर की वजह हमेशा साफ होती है। खतरा आपको सामने नजर आता है, जैसे आपने बताया ना पॉजिटिव आया तो अब आपको डर लगने लगा। तो आप सोचिए कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपको बहुत सी आवाजें आ रही हैं यहाँ वहां से, आप बहुत घबरा रहे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं कहाँ से वार हो जाए। तो आपको क्या हो रहा है? एंजाइटी। मगर वाकई सामने कोई जानवर आ जाए तो क्या लगेगा आपको? डर। तो दूसरा फर्क होता है हमारे रेस्पॉन्स में। तो ए एंजाइटी में ए अवॉइडेंस है ना, और एफ फियर में क्या होगा? एफ फ्लाइट या फाइट। तो एंजाइटी में हमने वो ओ एस जो ओस की बात की ना, तो हम उनको ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। मगर जब हम डरते हैं ना, तो फिर हम कुछ करते हैं। हम या तो फाइट लड़ते हैं या फ्लाइट भाग जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कई कारण होते हैं। एक है नेचर, यानी कि आपकी जीन से आई बीमारी। अगर आपकी फैमिली में किसी क्लोज रिलेटिव को एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो चांसेस हैं कि आप में भी हो जाएगा। दूसरा है नर्चर, आपकी परवरिश, आपकी पेरेंटिंग और माहौल में अगर स्ट्रेस और एंजाइटी का माहौल था, तो आप में भी होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ही एंजाइटी प्रोन होता है, वो हर सिचुएशन में एंशियस हो जाते हैं। ये भी नर्चर और नेचर का ही कहानी है। बहुत अच्छा ये आपने सवाल उठाया। तो हम कुछ लोग ऐसे देखते हैं ना कि वो छोटी-छोटी बात में घबरा जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि ये बहुत एंग्जायटी प्रोन है। तो ये है ट्रेट एंग्जायटी। तो ट्रेट क्या है? पर्सनैलिटी का हिस्सा है। पर्सनैलिटी क्या है? वो एक यूनिक तरीका है 3 चीज़ों का, हमारे सोचने का, हमारे फ़ील करने का और हमारे बिहेवियर का। तो जिन्हें हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहते हैं ना, और आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कुछ तो हम अपने माँ-बाप से इनहेरिट करते हैं और माहौल भी कंट्रीब्यूट करता है। तो कुछ हम रेज़िलियंस देखते हैं, स्ट्रेस से भी, घबराहट से भी, और कुछ का हम उल्टा देखते हैं, एंग्ज़ियस टेम्परामेंट या स्वभाव। तो वो है ट्रेट एंग्जायटी। तो वो क्या करेगी कि आपकी नॉर्मल सिचुएशंस में जो नॉर्मल स्टेट एंग्जायटी है ना, वो उसे वर्स कर देती है। यानी कुछ इंसान जो है ना, वो ज़्यादा ही एंग्जायटी महसूस करते हैं इवन नॉर्मल सिचुएशंस में, जिन्हें अक्सर लोग कहते हैं कि ये ना कुछ नर्वस टाइप का है। मगर ज़रूरी बात समझने की ये है कि इसे ट्रेट को एक परमानेंट चीज़ मान के ना बैठ जाएँ। ज़िंदगी में बहुत नुकसान होगा, तो कोशिश करें कि ये ट्रेट या स्वभाव बदले जा सकते हैं और उसकी ट्राई करें। एक और सिचुएशन देखते हैं। मैं एक बारी ट्रैवल कर रही थी यूएसए से दिल्ली, और क्योंकि मेरा कनेक्शन फ्रैंकफर्ट से था, बहुत लंबा था और मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं अलार्म लगा के सो जाती हूँ लाउंजर पे। सडनली उठी तो मैंने देखा कि 8 बज गए हैं और मेरी फ्लाइट आधे घंटे में टेक ऑफ करने वाली है। अब गेट तो बंद हो जाते हैं 40 मिनट पहले, तो मैं इतना घबरा गई, आई पैनिक्ड। जल्दी से अपने बैग उठाए और भागने लगी। पर सडनली मैं भाग ही नहीं पाई, मेरे पैर एकदम जैसे जम से गए, मैं बिल्कुल हिल नहीं पाई और मुझे अस्थमा का भी अटैक पड़ने लगा। किसी तरह से मैं अपने गेट की तरफ गई, तो देखा कि गलत गेट पे पहुंच गई हूँ। मैं तो वहीं बैठ के और रोने लगी। इतने में काउंटर वाली ने पूछा क्या बात है? मैंने बोला मेरी ऐसी फ्लाइट है। बोले वो तो चली गई। मैं तो और भी वहां पर मुझे चक्कर आने लगे, धुंधला सा दिखने लगा। किसी तरह से उठ के मैं अपने गेट तक धीरे धीरे पहुंची, तो देखती हूँ कि फ्लाइट डिलेड है और वो अभी बोर्डिंग शुरू ही कर वाह! रहे हैं। पर वाह! जान में जान आई, और उसका फ़ायदा ये हुआ, उन्होंने देखा मेरी हालत कैसी है, उन्होंने मुझे अपग्रेड भी कर दिया। पर मैंने कसम खा ली कि मैं अब कभी भी स्लाइड्स के बीच में सोऊँगी नहीं। तो अभी हम दोनों को हँसी आ रही है आपकी कहानी सुन के, लेकिन वो मैं समझ सकती हूँ कि जो आपको हुआ ना, वो एक टेक्स्ट बुक स्टाइल का टिपिकल पैनिक अटैक था। तो पैनिक शब्द बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। तो देखिए इस स्लाइड में हम देखते हैं कि पैनिक है क्या?
तो इनमें से ना अगर इनमें से कम 4 जैसे मैंने लिखा सिम्टम एक साथ आपको महसूस हो तो वो पैनिक अटैक हम कहते हैं, और 10 मिनट में ये करीब करीब पूरी पिक्चर बन जाती है और फिर 1 घंटे में आप फिर से नॉर्मल। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये 13 के 13 सिम्टम जो है ना, ये हर एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में नजर आएंगे। तो आपने ये देखा कि 2 माइंड के हैं, सिर्फ 11 बॉडी के हैं। तो बॉडी पे जो एंजाइटी असर करता है, तो उसकी वजह ये है कि सब मरीज पैनिक अटैक वाले इमरजेंसी में भागते हैं, नॉर्मल वाले डॉक्टर के पास भागते हैं। और क्या है, इमरजेंसी में इतने ईसीजी और तरह तरह के टेस्ट बार बार होते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक का डर मरीज को भी होता है और डॉक्टर को भी यही लगता है। मगर अगर अच्छी हिस्ट्री ले ना, तो पता लग जाता है कि ये पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी। तो आपका जो पैनिक अटैक था वो एबनॉर्मल नहीं था, क्योंकि आपकी जगह कोई भी होता तो उसके साथ ऐसा ही होता, है ना? और आपको अच्छी सीख भी मिली ना कि गलत वक्त पर सोना नहीं है। पैनिक अटैक है ना, कभी कभी हो जाता है, एक सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें पैनिक हुआ, आपको हुआ, ठीक हो गया, 10 मिनट में हुआ, घंटे में ठीक। लेकिन अगर पैनिक अटैक अचानक, ए एंजाइटी, ए अचानक और अक्सर बगैर वजह के और आते ही जाएं, अनएक्सपेक्टेड रिकरेंट, तो डेफिनेटली एबनॉर्मल है। और उसके बाद अगर 1 महीना तक आपको यही डर लगता रहे कि कहीं फिर तो नहीं हो जाएगा मुझे पैनिक अटैक, और फिर क्या होगा, तीसरा ए अवॉइडेंस वाला, फिर क्या है, वो आपको नजर आएगा कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे डर के मारे, आप अनजानी जगह भी नहीं जाना चाहते। तो अगर ये सब कुछ हो गया ना, तो फिर हम उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि आपको नहीं है, मैं जानती हूँ। बचपन में मैं बहुत शाय थी और सोशल गैदरिंग्स में जाने से घबराती थी। मुझे लगता था आई एम नॉट ड्रेस प्रॉपर्ली और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत घबराहट होती थी। अब जॉब में जब मुझे कोई प्रेजेंटेशन करना पड़ता है तो वही फीलिंग आती है। ब्रेथलेस हो जाती हूँ, हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, हार्ट बीट भी ज्यादा हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, पसीने और चक्कर आने लगते हैं। इसका असर मेरी परफॉर्मेंस पे बहुत खराब हो रहा है। हम्म। तो ये सब जो देखने को मिलता है ना सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में, पहले उसका नाम सोशल फोबिया होता था। तो अब अगर हम अपने वो 3 ए एंजाइटी वाले याद करें, तो आप ये देखिए कि जो बच्चों में, जैसे आपने बताया ना, कि बच्चों में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि दूसरे बच्चों के साथ भी होना चाहिए, सिर्फ एडल्ट्स के साथ नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली भी हो सकता है। दूसरा ये हम अब अप्रोप्रिएट देखें सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि कोई परफॉर्मर है, कोई सिंगर है, एक्टर है, किसी को स्पीच देनी है। अब अगर 100 लोगों के सामने देने की आदत है और कभी हजारों के सामने जाना पड़े तो घबराहट हो, तो वो भी नॉर्मल है। मगर जब आप ऑकवर्ड फील करते हैं, खासकर अनजान लोगों में आप जाते ही नहीं, कई लोग है ना वो रेस्टोरेंट तक में नहीं जाते कि खाने पीने में ना उनको लगता है कि दूसरे लोग मुझे गलत तरह से जज करेंगे, तो वो नॉर्मल नहीं हुआ ना। और तीसरा कि अडल्ट अवॉइड करेंगे और छोटे चिपकेंगे बड़ों से, तो क्या होता है कि जब भी हम एंजाइटी फील करें, तो अब ये मत सोचिए कि मुझे बीमारी है। तो मैंने आपको वो जो 2P2D फॉर्मूला ना, अब वो आप हर जगह लगाइए कि ये एंजाइटी जो है ये प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये प्रॉब्लम कब होगी, 6 महीने से ज्यादा, अगर तीनों सिचुएशंस में शो कर रही है, सोशल हम्म। लाइफ, होम, वर्क, स्कूल, कॉलेज, मैंने बताया। आप हर बार है ना वो आप शो वाली स्लाइड जो मैंने दिखाया हमने पहले, उसको दिमाग में लाइए, तो तीनों जगह है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम से डिजीज तो नहीं बनी, वो हर बार फिर वो 2D वाली स्लाइड याद रखिए कि डिस्ट्रेस या डिसफंक्शन है, तो मेहरबानी करके डॉक्टर के पास पहुंचना बेहतर है। मुझे लिजर्ड से बहुत ही डर लगता है। मेरे घर में लिजर्ड अलाउड ही नहीं है, या तो मैं रह सकती हूँ या लिजर्ड रह सकती है। रियली। अगर मुझे दिख जाए छोटी सी बेबी लिजर्ड भी, तो मैं पूरा घर सर पे उठा लेती हूँ। और बुरा भी लगता है उस बेचारी छोटी सी के ऊपर, उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा होता है, पर मेरा भी उससे ज्यादा जोर से धड़क रहा होता है। तो जब तक मैं उसे निकाल न दूं, मेरे को चैन नहीं आती। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब बच्चे छोटे थे तो मैं किसी डिनर पे गई, तो वहां से फोन आया मुझे अपने बच्चों का। मेरे बेटे ने फोन किया कि मम्मी, कमरे में बहुत बड़ी लिजर्ड आ गई है। मैं तो बिल्कुल घबरा गई। मैंने उससे बोला, तू उसको देखते रहना जब तक मैं आ ना जाऊं। मैंने एक्चुअली डिनर छोड़ दिया और मैं वापस आई घर में, मुझे 45 मिनट लगे, पर आके बेचारे बच्चे देख रहे थे उसको और मैंने उसको लिजर्ड को बाहर किया। तो मेरा तो बिल्कुल जैसे लिजर्ड के कारण ना इतना जबरदस्त स्ट्रेस होता है जिंदगी में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आप अब देखिए आपने कितनी शराफत से अपनी जिंदगी के सब आप शेयर कर रही हैं। बहुत सारे लोग जो है ना इसको नॉर्मल करके छोड़ ही देते हैं। तो ये तो जरूर प्रॉब्लम है जितनी आपने बताया, और आप अकेली नहीं है। फोबियाज जिसको हम कहते हैं ना, डर की बीमारी का नाम फोबियाज है। ये सबसे कॉमन
मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर है, और इस स्लाइड में देखते हैं कि कॉमनली किन वजह से होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तो ब्लड इंजरी, इंजेक्शन, सब आपको पता है ना, खून और सुई से बहुत लोगों को डर लगता है। फिर आपने बताया, फिर कॉकरोच, डॉग, स्पाइडर्स, एनिमल्स हुए। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट की, कई लोगों को स्टॉर्म, बहुत घबराहट होती है जब तूफान आता है, बिजली कड़कती है। सिचुएशनल तो ऑफ कोर्स होता ही है, एयरप्लेन्स में होता है, कार लिफ्ट में हो गया। मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल है, कुछ बहुत ही मजेदार फोबिया हैं, लिंक नीचे दिया है, आप चेक करके देखिए कहीं आपको सांस फोबिया तो नहीं है, वो भी एक फोबिया होता है। तो वही 3A अब लगाते रहिए हर बार, है ना। तो एज अप्रोप्रिएटनेस की जहां बहुत जरूरी बात है, जैसे आपने भी बताया कि बच्चों में तरह तरह के डर होते हैं, फिर 15 साल तक वो खत्म हो जाते हैं। अगर नहीं खत्म हुए और अडल्ट लाइफ तक चल गए, तो फिर वो बगैर ट्रीटमेंट के जाते भी नहीं है। तो बचपन में जानवर से मुठभेड़ हो गई आपकी, लिफ्ट में आप अटक गए, किसी को डूबते हुए आपने देख लिया, तो कोई भी अगर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था ना, तो वो फिर आपका कॉज बन जाता है। तो एक ए तो हुआ एज अप्रोप्रिएटनेस, दूसरा फिर सिचुएशन की अप्रोप्रिएटनेस। अब सबको पता रहता है कि ये एक्सेसिव है, इरेशनल है, इस सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए, मगर बस नहीं चलता। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि पागलपन की बीमारी में भी बहुत से डर होते हैं, लेकिन वो उनको सही लगते हैं, मगर आम लोगों को पता रहता है बेबुनियाद है, बस चलता नहीं। तो तीसरा ए, अवॉइडेंस, यहाँ सबसे स्ट्रांग होता है। जैसे आपने भी बताया, मेरी एक मरीज को प्लेन की प्रॉब्लम है ना, तो पूरी फैमिली हमेशा अलग अलग ट्रैवल करती है। वो ट्रेन से या बस से जाएगी, 4 दिन बाद पहुंचेगी, लोग बाकी फैमिली पहुंच जाएगी। तो इसमें भी ना, अभी क्योंकि सबको लगता है कि ये आम चीज है, तो क्या करें, नॉर्मल है, नॉर्मल है, फिर वही 2P का फॉर्मूला लगाइए, परसिस्टेंट 6 महीने के लिए अगर है ना, परवेजिव की तो बात यहाँ आई नहीं, क्योंकि एक एक सिचुएशन में अलग से फोबिया एक एक सिचुएशन के लिए अलग होता है। फिर 2D का फॉर्मूला लगा लीजिए कि डिस्ट्रेस में इसमें इतना जबरदस्त होता है, आपने खुद ही पूरी कहानी अपनी डिस्ट्रेस की सुनाई। डिसफंक्शन जो दूसरा डी है ना, वो तो इतना जबरदस्त होता है कि जैसे आपने कहा, आज भी स्ट्रेसर है, लोग नौकरी नहीं लेते, हाई फ्लोर पे लिफ्ट में चढ़ना पड़ेगा, सॉरी। और एक खतरे की बात बता दूं, सुइसाइड अटेम्प्ट्स तक देखे जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर सब में और फोबियाज में। तो इसको सीरियसली लें, मेहरबानी करके आप सफर मत करिए, आप इलाज कराइए। अगले कुछ एपिसोड में हम ये टॉक थेरेपी वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आज जितना 2P और 2D ही आप समझ लेना कि नॉर्मल से प्रॉब्लम एंजाइटी कब है और प्रॉब्लम से डिजीज कब बनी, तो उतना मेरे लिए मतलब ठीक रहेगा आज के लिए। मेरी फ्रेंड की छोटी सिस्टर घर से बाहर निकलने में बहुत घबराती है। मूवी देखने जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, शॉपिंग के लिए जाना, चाहे वो ओपन जगह हो चाहे वो क्लोज जगह हो, वो घर से निकलना ही नहीं चाहती है। अगर उसको कोई साथ मिले तो वो शायद बाहर निकलती है। उसे बचपन में बहुत पैनिक अटैक्स भी आते थे। हम उसे बहुत छेड़ते थे, पर अब रियलाइज होता है कि ये तो बीमारी लग रही है। तो एगोराफोबिया नाम है इस बीमारी का, और ये बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस स्लाइड में जरा देखते हैं कि एगोराफोबिया में क्या होता है। तो यहाँ देखिए कि जहां आप सुनेंगे ना शब्द फोबिया, तो समझ जाइए कि कोई ना कोई डर होगा और फिर अवॉइडेंस होगी ऑटोमेटिक। तो यही सिचुएशंस हैं जिनमें अक्सर एगोराफोबिया देखा जाता है। तो इन लोगों को ये डर होता है कि अगर पैनिक अटैक हुआ तो कैसे बचेंगे, कहाँ भागेंगे, मदद कैसे मिलेगी। तो कभी ये होम बाउंड तक हो जाते हैं, जैसे आपने बताया ना कि वो एंजाइटी कंपेनियन ढूंढते रहते हैं, साथी ढूंढते हैं, अकेले निकलते ही नहीं है। तो फिर वही 2P 6 महीने तक चलना चाहिए, 2D लगाइए, खुद ही डायग्नोज कर लीजिए। अगली सिचुएशन लेते हैं। एक 4 साल का बच्चा है जो 5 महीने से स्कूल नहीं जाना चाहता है और बहुत रोता है, टेंटर टैंट्रम्स भी थ्रो करता है, अपनी मॉम से चिपक के ही रहता है, सारा टाइम छोड़ता ही नहीं। घर में भी अपनी माँ को वो कहीं पर भी हिलने नहीं देता, वो बाथरूम तक बड़ी मुश्किल से जाती है। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था 6-7 महीने पहले। मेरी बेटी भी ऐसी ही रोती थी जब उसने प्री नर्सरी ज्वाइन किया था, पर वो 1 महीने तक उसने मुझे बहुत परेशान किया, उसके बाद ठीक हो गई। तो ये तो डिवोर्स का असर लगता है कि बच्चा बहुत इनसिक्योर हो गया है और अपनी माँ को इतना चिपकता है, डॉक्टर रेशमा। सिर्फ वही बात नहीं है, हाँ नॉर्मल ये बिल्कुल नहीं है, और ये भी सैड है। तो एक सैड था सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और ये दूसरा सैड है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो फिर आप अपने वो 3A वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एज अप्रोप्रिएटनेस ना बच्चों में, आपने भी बताया, और बच्चों में अक्सर स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है ना। और जैसे पहली बार स्कूल जाने के वक्त तो सभी बच्चे 1 महीना तक हम लोग मानते हैं कि वो रोते हैं, पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहते। मगर अगर यही चीज आपको एडल्ट्स में नजर आएगी तो वो अब नॉर्मल हुई। फिर अप्रोप्रिएटनेस टू सिचुएशन में ना, तो क्या होता है कि नॉर्मल एडल्ट्स जो है ना, अपने बच्चों से और अपने पार्टनर्स के साथ
अटैच्ड ज्यादा होते हैं, तो जिनको अटैचमेंट फिगर बोलते हैं ना, तो क्या होता है कि फिर वो अलग होने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्पेशली लड़की की शादी में। अब तो खैर वो WWW से बड़ी कनेक्टेडनेस हो गई है ना, बढ़ गई है, तो एंग्जाइटी हो गई है कम। मगर आपको भी याद होगा कि वो छोड़ बाबुल का घर जब ट्यून हाँ, बजती थी ना हमारी गली में, तो फिर पड़ोसी भी रो ही पड़ते थे। तो वो सेपरेशन एंग्जाइटी थी। अच्छा, तीसरा ए जो अवॉइडेंस है ना, तो जिससे भी आपको होगी अटैचमेंट, तो फिर उससे आप अलग भी नहीं होना चाहेंगे, और अगर अलग हुए तो फिर आपको तरह तरह के डर आएंगे, वो बीमार ना हो जाए, चोट ना लग जाए, स्पेशली बच्चे रात को लेट घर आते हैं या हस्बैंड, तो फिर आपको लगता है, तब तक आपको घबराहट होती रहती है कि अनहोनी ना हो जाए, ये एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो अब आप सुन के सबको लगेगा यार ये तो मेरे साथ में ही रोज होता है, फिर लगाइए अपना 2P 2D। तो इस बीमारियों में एक बात है कि बच्चों में एक ही महीना तक अगर रहे तो हम उसको बीमारी मानते हैं, एडल्ट्स में हम 6 महीने तक जो है ना, अगर ये सिम्टम्स रहे तो बीमारी का चांस है। और ये भी एक बीमारी है जहां कोई इलाज नहीं कराता, क्योंकि सब इसे नॉर्मल समझते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसी बात से एंशियस हो जाएं कि मुझे तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो मैंने आपको आसान 2P 2D फॉर्मूला बताए हैं, उन्हें अप्लाई करके देखिए, है ना। मेरी फ्रेंड जो नर्सरी स्कूल टीचर है बताती हैं कि एक बच्चा है क्लास में जो बिल्कुल चुप रहता है, कुछ भी पूछो तो भी जवाब नहीं देता है, मगर वैसे बहुत इंटेलिजेंट है और सब समझता है। उसके पेरेंट्स से बात की तो पता लगा कि वो तो घर में नॉर्मल बात करता है। तो ये तो कोई बीमारी की वजह से है कि कोई परेशानी है बच्चे को? तो ये एक बीमारी है जिसका नाम है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। हाँ, तो बहुत कम लोग इस बीमारी से भी वाकिफ हैं, और एडल्ट्स में उतनी कॉमन भी नहीं है। एक बात याद रखिए कि बच्चा वहां नहीं बोल रहा जहां उससे एक्सपेक्टेड है कि वो बोलेगा, जैसे उससे कोई सवाल पूछा गया हो। क्योंकि कुछ बच्चे बच्चे ना नेचर से क्वाइट होते हैं, फिर कुछ बच्चे कभी कभी हकलाते हैं या शर्माते हैं, या कई डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों के, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हुआ, लैंग्वेज डिसऑर्डर हुआ। तो क्या होता है, कभी कभी वो सवाल ही नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ 2P 2D बहुत ज्यादा जरूरी है। तो परसिस्टेंस 1 महीने के लिए। हाँ, और दूसरा पी यहाँ बल्कि एक्सेप्शन हो जाता है कि सब सिचुएशंस में नहीं होता, क्योंकि सिलेक्टिव कहा ना, म्यूटिज्म होगा तो हर जगह होगा। सिलेक्टिव म्यूटिज्म का मतलब ही यही है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चुप पड़ जाएगा। तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप के सामने बोलेंगे, मगर कभी कभी क्लोज फ्रेंड्स के सामने, ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स के सामने नहीं बोलेंगे। तो इस बीमारी के बारे में ना जानना इसीलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे पेरेंट्स कंपैरिजन करते चले जाते हैं कि अब फलाने की बेटी कितनी अच्छी पोएम सुनाती है, तुम चुप चुप करके खड़े हो जाते हो। तो इससे बच्चे का और नुकसान होगा। तो मेहरबानी करके ये ना करें, अगर आपको शक जरा सा भी हो रहा है ना, तो डॉक्टर के पास जाके पता कर लें। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं एंजाइटी से डील करने के लिए। इन सब की लिंक्स हम अपने चैट बॉक्स में जरूर डाल देंगे। और एक आपको याद होगा डॉक्टर बीना, थर्ड ईयर सिंड्रोम होता है ना, कि जब मेडिकल स्टूडेंट्स हर नई बीमारी हम सुनते थे, तो हमें लगता था ना कि ये बीमारी हमें भी है। तो आज की जानकारी के बाद किसी को एंजाइटी या डर और बढ़ जाए कि उन्हें तो नहीं है, और 2P 2D भी उनको नहीं समझ में पड़े, तो मैंने कुछ टेस्ट लगाए हैं अपनी वेबसाइट पर, जिनके लिंक नीचे दिए हैं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम एंजाइटी या बीमारी लगे, तो आप खुद को जांच लीजिए, और कहीं जरा सा भी शक शुबा हो तो हमारी ईमेल नीचे लिंक में है, उसमें मुझे लिख करके भेजिए, हम मदद करेंगे आपकी। तो अब आते हैं आज के 3 मंत्र सुनने आपसे। अब कितनी बार मैंने रिपीट कर ही दिया कि पहला, नॉर्मल से प्रॉब्लम एंजाइटी तो नहीं। 2P का फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट P, परसिस्टेंस ओवर टाइम। मोस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर्स 1 मंथ या 6 मंथ्स। सेकेंड P, परवेजिव, यानी शो कहाँ कहाँ कर रहा है, सोशल लाइफ, होम, वर्क। परसिस्टेंट परवेजिव है तो नॉर्मल से बन रही है एंजाइटी एबनॉर्मल। दूसरा फॉर्मूला है 2D का, प्रॉब्लम एंजाइटी कहीं डिजीज तो नहीं बन रही। तो फर्स्ट D, पर्सनल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है। सेकेंड D, डिसफंक्शन फिर शो करेगा उन्हीं 3 एरियाज में। और तीसरा ए, जो मैंने 3A बताए एंजाइटी के, एज के अनुसार एंजाइटी नॉर्मल है, अप्रोप्रिएट टू सिचुएशंस है। और तीसरा ए, अवॉइडेंस न करें, मेहरबानी करके स्ट्रेस मैनेज करिए, और आपका एंजाइटी अपने आप मैनेज हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एंजाइटी बहुत कॉमन है और इसका कारण कई बीमारियां हो सकती हैं। पहचानें कि कब ये नॉर्मल से अबनॉर्मल हो गई है और प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें, बिना किसी शर्म या हेजिटेशन के। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं और एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले सैटरडे इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड के साथ। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का, सुझावों का और आपके कमेंट्स का, जिससे हम आपके मन की बात अच्छे से जान सकें।
प्रोग्राम से जुड़े लिंक हम चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। याद रखिए, योर इलनेस डज नॉट डिफाइन यू, योर स्ट्रेंथ एंड करेज डज। तो हौसला रखें, हंसते रहें और हंसाते रहें। नमस्कार। नमस्कार।